हेलो दोस्तों, मैं बी एस नेगी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सच तो सच है में। आज बात करते हैं अंकिता भंडारी केस में। अंकिता भंडारी केस में सरकार क्यों इस केस से पीछे हट रही है और यह अंकिता जैसी कई लड़कियों का केस है जो ऐसे ही वीआईपी वर्जन और सिस्टम का शिकार हुई है। अंकिता ने इसका विरोध किया था, तब जाके यह मामला सामने आया था। और जैसे कि आपको पता ही होगा, अंकिता पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और वह अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती थी। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अंकिता देहरादून से होटल मैनेजमेंट का 6 मंथ का कोर्स करती है और 28 अगस्त 2022 को उन्हें ऋषिकेश के पास वनतारा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिलती है। अंकिता के लिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब यह पहली और आखिरी जॉब साबित हुई। वहाँ रिज़ॉर्ट में किसी वीआईपी पर्सन या रसूखदार द्वारा अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस की माँग की गई, जिस पर अंकिता ने उसका विरोध किया और अंकिता ने यह बात अपने दोस्त को बताई थी। 8 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक से लापता हो जाती है। जांच रिपोर्ट में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और वहां के मैनेजर और सह मैनेजर को सह मैनेजर पर शक गहराया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ दिन बाद अंकिता का शव चेला नहर से बरामद हुआ। अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक वो अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और अंकिता के परिवार ने सरकार पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्यों को मिटाने व अपराधी को बचाने का आरोप लगाया था। अगर देखा जाए, अंकिता भंडारी की सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते कई गंभीर सवाल हैं और आज भी इस केस में कई ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल कि वह वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव डाला गया और सरकार और जांच एजेंसियां इस वीआईपी पर्सन को की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही हैं? क्या किसी रसूखदार को बचाया जा रहा है या वीआईपी को बचाया जा रहा है? दूसरा सवाल सबूत मिटाने को लेकर है। मामले की जांच में 22 दिसंबर को अंकिता भंडारी के पिता ने मीडिया को बताया कि रिज़ॉर्ट पर जेसीबी चलाने वाले चालक दीपक ने कोटद्वार कोर्ट में बयान दिए कि जेसीबी चलाने के लिए यमकेश्वर से बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट व एसडीएम ने उन्हें कहा था और सरकार ने अपने एमएलए रेणु बिष्ट पर सबूत मिटाने व अपराधी को बचाने को लेकर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ वाद विवाद ही रेणुका बिष्ट पे हुआ बुलडोजर को चलाने को लेके। और इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने साफ कह दिया था कि हमने रिज़ॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का कोई भी आदेश नहीं दिया, तो फिर रेणुका बिष्ट को के ऊपर बीजेपी ने क्यों कार्रवाई ही नहीं की? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आईपीसी धारा 201 के अंदर देखा जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराधी को बचाता है, साक्ष्यों को मिटाता है और सबूतों को मिटाने या गायब करने के चक्करों में यह आईपीसी धारा उस पे लागू की जाती है। बट रेणुका बिष्ट पे कोई भी आईपीसी धारा लागू नहीं की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसे बीजेपी गवर्नमेंट साफ-साफ बचा रही है उसको भी। तीसरा, जो रिज़ॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य था, उसका सत्ताधारी पार्टी से जुड़ाव सामने आया, जिस वजह से स्टार्टिंग में जांच धीमी चली और यह साफ-साफ दिखा था कि उसपे राजनीतिक दबाव था जांच एजेंसियों पे। और वहाँ पे एक ये बात भी नज़र आती है कि जो ये 3 दोषी थे, रिज़ॉर्ट मालिक और उसके मैनेजर, उन्हें क्या उस वीआईपी के बारे में पता नहीं था? क्या जो अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस की माँग कर रहा था, वो बिना रिज़ॉर्ट मालिक के, बिना मैनेजर के, वह अंकिता तक कैसे पहुँच गया? जो पुलिस गूंगे से भी सच बुलाना सिखा सकती है, उगला सकती है, क्या वो 3 दोषियों से सच नहीं उगला पाई होंगी? इसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि अंकिता भंडारी केस में इन तीनों आरोपियों के बयान
अगर वीआईपी के बारे में उन्होंने दिए भी गए हैं तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और सरकार के दबाव में कहीं न कहीं उस वीआईपी की पहचान को दबाया गया है। और अभी हाल में एक नया वीडियो लीक हुआ है दिसंबर 2025 में ही, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उसकी कथित पत्नी उर्मिला सेनावत ने सोशल मीडिया पर कुछ रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए हैं। इन रिकॉर्ड्स में कथित तौर पर अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बनाने वाली रसूखदार वीआईपी के नाम का जिक्र हुआ है, जिस मामले में नए सबूत के तौर पे जिसे मामले में नए सबूत के तौर पे देखा जा रहा है। तो उर्मिला सेनावत को साक्ष्यों को सबूत को अपने पास रखने और पुलिस को टाइम पे ना देने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबूत अभी तक उनके पुलिस के सामने क्यों नहीं रखे गए? उसने अपने पास क्यों रोक के रखे थे? और इसमें कोई बू आती है। देखा जाए तो लगता है जब तक वीआईपी से सही रिश्ते थे, तब तक ये सबूत उसने अपने पास रखे थे। अब जब रिश्ते बिगड़ गए, तो उसे सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट की अपोजिशन पार्टी अगर मजबूत स्थिति में हो, तो वो सत्ताधारी पार्टी को निष्पक्ष जांच के लिए बाध्य कर सकती है। बट उत्तराखंड में अपोजिशन पार्टी का ऐसा कोई भी रोल नहीं देखा गया और वह अंकिता के भंडारी के परिवार के साथ आंदोलन में खड़ी भी नहीं थी जांच करवाने के मामले को लेकर। इससे यही साबित होता कि अपोजिशन पार्टी भी कहीं न कहीं सत्ताधारी के पार्टी के पक्ष में ही बात कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही कहीं न कहीं मिले हुए हैं या दोनों की ही काली करतूतों की पोटली एक दूसरे के हाथों है, जिससे ये एक दूसरे को बचा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा और या मजबूत पक्ष आपको देखने के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 में हुई एक नाबालिग के बलात्कार केस में जो उन्नाव में हुआ था, उसमें देखने को मिला होगा, जिसमें कांग्रेस, सपा बसपा ने बीजेपी का पूर्ण विरोध किया और उस नाबालिग बच्ची के साथ खड़े रहे, जिसमें बीजेपी ने निष्पक्ष जांच करवाई और जांच में पाया गया कि उन्नाव बलात्कार मामले में उनके तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली और 25 लाख का जुर्माना दिया गया। पर यहाँ पर ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता। अपोजिशन पार्टी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ ही मिली हुई आती, इक्का दुक्के बयान आते हैं अपोजिशन पार्टी से, जो अंकिता भंडारी के परिवार के साथ सिर्फ दिखने को ही मिलता है, वैसे धरातल पे देखने को नहीं मिलता है। पर अभी एक चीज़ और सामने आया है कि अंकिता भंडारी मामले में एक नई एफआईआर हुई है 10 जनवरी 2026 को पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल कुमार प्रकाश जोशी द्वारा देहरादून के वसंत विहार थाने में यह यह एफआईआर की गई है वीआईपी की भूमिका को जांच को लेकर। और इसमें मुख्यमंत्री सीएम धामी ने भी आश्वासन दिया कि इसमें हम सीबीआई जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे। देखते हैं यह आश्वासन कितना सही होता है, क्योंकि यह आश्वासन उन्होंने अंकिता भंडारी का जब हत्याकांड के समय भी दिया था। उन्होंने अंकिता के परिवार को यह कहा था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे और उनके आर्थिक तौर पे मदद करेंगे। बट ना उन्हें सरकारी नौकरी मिली, ना ही कोई आर्थिक मदद मिल पाई। अंकिता को न्याय मिल जाए यही बहुत बड़ा है। बस इतना ही कहूँगा लास्ट में, अंकिता की आत्मा उसकी न्याय के से मिलने की उम्मीद में फिर एक बार मर चुकी है। इतना ही कहूँगा, कानून सच में राजनेताओं और वीआईपी लोगों के लिए ही बना है, गरीब लोगों के लिए नहीं। इस मामले में आप लोगों की जो भी राय हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं। जय हिंद।